अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 67 किस्मत कॉलिंग। रवि ने हाथ में मावा बाटी का वो डिब्बा पकड़े हुए लैला की तरफ बढ़ाया, लेकिन लैला तो जैसे किसी और दुनिया में ही खोई हुई थी। तब रवि ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा, कहाँ खो गई? मिठाई ले लो। उसने कहा तो लैला जैसे ख्यालों से जागी। हाँ, उसने चौंकते हुए कहा और एक मिठाई उठा ली। फिर कुछ देर बाद कहा, वैसे एमपी में कहाँ पड़ता है आपका गांव? रवि ने बताया, सीतापुर। सीतापुर? तुम गई हो वहां? रवि ने यूं ही पूछा तो लैला ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं तो वो बस कोई दूर के रिश्तेदार वहीं आसपास के ही किसी गांव में रहते हैं, और ये मिठाई मैं पहले भी खा चुकी हूँ, ललन हलवाई की यहीं की, इसीलिए नाम दिमाग में था। ओह अच्छा, कहकर रवि ने उसे सारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी। लैला ने कुल 3 क्लासेस ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भर दिया और वहां से वापस आ गई। राहुल के कहे मुताबिक रवि ने कोई पैसे की बात नहीं की थी। कबीर हॉल में बैठा कुछ पेपर्स देख रहा था। तभी फोन की रिंग बजी तो वहीं खड़े अश्विन ने कॉल उठाया। थोड़ी देर बात करने के बाद जब उसने फोन रखा तो कबीर ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, सुजॉय का कॉल था क्या? अश्विन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, डायरेक्टर मणि का कॉल था, किसी फिल्म के लिए आपको साइन करने की बात कह रहे थे। अच्छा, कहकर कबीर वापस से उन पेपर्स को देखने लगा। तब अश्विन ने कुछ देर बाद कहा, वैसे सर क्या सोचा है आगे के बारे में? अभी इतने दिन तो बीत गए, लेकिन सुजॉय ने आगे कोई बात ही नहीं की। उसकी फिल्म बनेगी नहीं बनेगी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो उस हीरोइन का लफड़ा हो गया ना कुछ। इधर दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि सुजॉय को खबर भिजवानी चाहिए क्या हमें सर? कबीर ने उसे कुछ सख्त नजर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अश्विन, मुझे इन सब का ध्यान नहीं है? सुजॉय बेचारा अभी पैसे के इंतजाम में लगा होगा। मुझे लेकर फिल्म बनाने का इरादा कैंसिल करने की गलती वो भूल कर भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री में कबीर कपूर का नाम क्या अहमियत रखता है। कबीर की सख्त नजरों से अश्विन को यह अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। कबीर ने फिर इस बार अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए चेयर की बैक से पीठ टिकाते हुए कहा, और मेरी हड़बड़ी ना करने की एक और वजह है, और वो ये है कि आज या कल तक लैला रॉय के साथ मेरे गाने का रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑन स्क्रीन हमारा साथ में होना पब्लिक को कितना पसंद आता है, ये भांपने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि मेरे साथ उस लड़की का अगला रोल कैसा और कितना होना चाहिए। अश्विन ने धीरे से जी सर कहा और फिर खामोश हो गया। नरेन आज लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से काम की तलाश में निकल रहा था। मन में हालांकि अभी भी उस बेइज्जती का एहसास बाकी था, लेकिन अब वो इन सब से उबर कर आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जमा किए हुए पैसे खत्म होते जा रहे थे। अभी वो अपना वॉलेट जेब में रखकर बाहर निकल ही रहा था कि तभी लॉज के रिसेप्शन वाले लड़के ने आकर कहा, नरेन भैया, आपके लिए फोन है। नरेन ने निकलते हुए पीछे मुड़कर श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 2 दिन से कोई कॉल नहीं किया सुहासिनी ने, और आज जब मैं काम के लिए निकल रहा हूं तो कॉल कर रही हैं मैडम। श्याम ने भी हंसते हुए कहा, जा जा कॉल रिसीव कर ले पहले, फालतू में होल्ड पर रहकर पैसे लग रहे होंगे उसके। नरेन हाँ में सिर हिलाता हुआ रिसेप्शन पर आ गया। फिर उसने रिसीवर उठाते हुए कहा, हाँ सुहासिनी बोलो। उधर से एक अनजान सी आवाज उभरी, मैं माया टेलीफिल्म से बोल रही हूँ, क्या मेरी बात नरेन राय से हो रही है? नरेन ने अनजान लड़की की आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए कहा, जी मैं नरेन राय ही बात कर रहा हूँ, कहिए। उधर से कहा गया, नरेन हमने आपके ऑडिशन के कुछ वीडियोस देखे, हमारी नई सीरियल के लिए हमें एक नए और अच्छे एक्टर की तलाश है। अगर आप इंटरेस्टेड हो
तो फाइनल ऑडिशन के लिए हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कुछ पलों के लिए तो नरेन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन माया टेलीफिल्म्स का नाम सुनकर वो कुछ मायूस सा हो गया। उसने खुद को फिल्मों में हीरो के रूप में इतनी बार इमेजिन किया था कि सीरियल में काम करने का सोचकर ही उसे कोई खुशी नहीं होती थी। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उधर से आवाज आई। नरेन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ऑफिस एड्रेस नोट कर लीजिए। आपको शाम 5 बजे तक किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचना है। ओके, कहकर नरेन ने वहीं रखे पेपर और पेन से उस लड़की का बताया हुआ एड्रेस नोट किया और फिर फोन रखकर वहीं खड़ा सोच में डूब गया। तभी जैसे उसने खुद से कहा, सुहासिनी से बात करके देखता हूँ वो इस बारे में क्या कहती है। वो वहां से निकलकर सीधे बूथ पर चला आया। सुहासिनी के हॉस्टल का नंबर डायल कर उसके लाइन पर आने तक नरेन बस इस ऑफर के बारे में ही सोचता जा रहा था। तभी उधर से सुहासिनी की प्यारी सी आवाज उभरी। हेलो नरेन। तब नरेन उसे माया टेलीफिल्म से कॉल आने तक की सारी बातें बताते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुहासिनी कि मैं क्या करूं। एक तरफ पैसे कमाने का प्रेशर है और दूसरी तरफ अपने बचपन का सपना, जिसे पूरा करने के लिए मैं अब तक दर दर की ठोकर खा रहा हूं, जिसके लिए आज तक इतना कुछ सहा। सुहासिनी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कई बार किस्मत हमें अपनी मंजिल तक सीधे रास्ते से नहीं पहुंचाती, बल्कि आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर ही हमें अपनी मंजिल नसीब होती है। क्या पता भगवान जी ने तुम्हारे लिए भी कोई सीधा रास्ता न लिखा हो। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट लोग तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एक्टिंग देखकर तुम्हें वैल्यू तो करेंगे ही ना। नरेन को सुहासिनी की बात सही तो लग रही थी, लेकिन वो ये फैसला खूब सोच समझकर लेना चाहता था। इसलिए उसने कहा, लेकिन सुहासिनी, तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि कई बार जो कलाकार छोटे पर्दे से जुड़ जाता है वो बस वहीं का होकर रह जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता इंडस्ट्री में नरेन। यहाँ चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर मैं भी तो हूँ ना, और मैंने तुम्हें पहले भी ये कहा है, तुम शुरुआत छोटे पर्दे से करो, बाकी डेब्यू मेरी फिल्म से कर लेना। सुहासिनी के इन आखिरी शब्दों ने जैसे नरेन का फैसला लेना आसान कर दिया था। कुछ और बातें करके नरेन ने फोन रख दिया और वापस कमरे में आ गया। उसे वापस आता देखकर श्याम ने कुछ हैरानी से कहा, इतनी देर लगा दी? मुझे तो लगा तूने सोचा कि क्या फोन पर बात करूं, सीधे पुणे ही जाकर सुहासिनी से मिल आता हूं। कहते हुए श्याम ठहाके लगाकर हंसने लगा था। नरेन ने भी उसे ज्वाइन करते हुए कहा, अरे सुहासिनी का फोन नहीं था, तू सुनेगा तो चौंक जाएगा कि किसका फोन था। श्याम ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो चौंका दे मुझे। नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, माया टेलीफिल्म से कॉल आया था। क्या? माया टेलीफिल्म से? श्याम को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। हाँ भाई हाँ, उसी से। उनके ऑफिस से फोन करके किसी लड़की ने कहा कि उन्होंने मेरी ऑडिशन वाली वीडियो देखी है, उन्हें मेरा काम पसंद आया और वो फाइनल ऑडिशन के लिए मुझे बुला रहे हैं। श्याम ने खुश होते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। तब नरेन ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी नहीं श्याम, अब मैं पहले से कोई आस नहीं पालना चाहता। जब तक ये पक्का ना हो जाए कि काम मिल गया है तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि कहीं से भी बुलावा आने का ये मतलब नहीं कि वो लोग काम दे ही देंगे, और बार बार काम ना मिलने का ये मतलब भी नहीं है कि कभी काम मिलेगा ही नहीं। तब श्याम ने कहा, बस यही स्पिरिट चाहिए नरेन। देर सवेर हो तो हो, लेकिन इंसान की मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त। नरेन उसकी बात पर हामी भरता हुआ ऑडिशन पर जाने की तैयारी करने लगा। लैला घर लौटते हुए लगातार अपने गांव और बापू के बारे में ही सोचे जा रही थी। आज रवि के यहाँ वो मिठाई खाकर जैसे बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी थीं। ढाबे पर लौटी तो अम्मा अंदर काउंटर पर थी, जबकि 2 लोग बाहरी बेंच पर बैठे हुए थे, एक जवान लड़का और एक बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत शायद उस लड़के की माँ थी।
लड़का प्यार से अपनी माँ को खाते हुए देख रहा था, जबकि उसके सामने रखी थाली में रखा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा था। अम्मा ने उसे देखते ही कहा, अरे लैला बेटा, आ गई आप, खाना निकाल दूं? लैला ने इनकार में सिर हिलाते हुए इशारे से उन दोनों के बारे में पूछा। कौन है ये दोनों अम्मा? उस लड़के को तो देखो, कितने प्यार से निहार रहा है उस बूढ़ी औरत को। तब अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ है उस लड़के की। पैसे कम थे तो उसने सिर्फ 1 प्लेट ही खाना लिया और वो भी माँ को बढ़ा दिया। मैंने ये देखकर दूसरी प्लेट लगा दी तो कहने लगा कि प्लेट वापस रख लूं। उसके पास उतने पैसे नहीं कि दोनों जने खा सके। आज तक सुनती आई थी कि माँ बाप ही खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन आज एक बच्चे को भी ऐसा करता देख आत्मा भर गई। कहते हुए अम्मा कुछ भावुक सी हो गई थी। उन्होंने अपने आंचल से भराई आंखों को पोंछा और बोली, फिर मैंने दूसरा प्लेट ये कहकर दे दिया कि पैसे नहीं लूंगी, और अब देखो वो लड़का अब भी नहीं खा रहा कि पहले माँ पेट भर खा ले फिर वो खाएगा। कलयुग में भी ऐसी औलादें हैं, वरना आजकल के बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि अब इन्हें माँ बाप के त्याग और उनकी मुश्किलों का ध्यान ही नहीं, बस जो है अपने लिए है। कहकर अम्मा तो अपने कामों में लग गई, लेकिन लैला उनकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब चुकी थी। वो थके थके कदमों से कमरे में आ गई थी, लेकिन बाहर वाले लड़के के बारे में पूरी बात सुनकर अब उसका मन उसे धिक्कार रहा था। कच्चे मकान में रह रहे उसके माँ बापू भी तो न जाने कितनी मुश्किलों से अब भी घिरे होंगे। उन्होंने भी कई बार खुद भूखे रहकर लैला को खाने में कोई कमी नहीं होने दी थी। और आज मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, लेकिन माँ बापू को तो ऐसे भुला बैठी हूँ जैसे कि मुझे जानने वाले लोग अब इस दुनिया में है ही नहीं। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो रहा था। सोचते हुए जैसे लैला मन ही मन एक फैसला ले चुकी थी। रात में सोने के लिए अम्मा जब बिस्तर पर आई तो लैला एक लिफाफे पर कुछ लिख रही थी। पास ही कुछ रुपए पड़े हुए थे। अम्मा ने जब देखा कि वो अपने जमा किए हुए पैसों में से एक बड़ा हिस्सा उस लिफाफे में डाल रही है तो उन्होंने कहा, ये पैसे किन को भेज रही हैं आप? लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जानने वाला जरूरतमंद है अम्मा, उसी के लिए भेजने हैं ये पैसे। अम्मा ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और तकिए पर सिर रखते हुए कहा, ये ना सोचना बेटा कि अम्मा को आपके पैसे का कोई लालच है। मैं बस आपकी वजह से कह रही हूँ कि उस दिन मारिया को पैसे दे दिए, आज इतने सारे पैसे न जाने किसको दे रही हैं। फिल्म मिलने से पहले इस तरह से अपने पास के पैसे दूसरों को दे देकर हाथ खाली करना सही नहीं है। उनकी बात सुनकर लैला ने लिफाफा वहीं बिस्तर पर रखा और बोली, यकीन जानो अम्मा, इन पैसों की किसी को बेहद जरूरत है, इसलिए भेजना जरूरी है। अम्मा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं बस इसलिए कह रही थी कि मदद भी अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद ही की जाए तो बेहतर है। बाकी आप पर मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ समझ बूझ कर ही ये पैसे किसी को दे रही होंगी। लैला ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाकर जैसे उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। अब लैला अम्मा को क्या बताती कि जिसके लिए ये पैसे निकाल रही थी उसे उन पैसों की कितनी जरूरत थी, और ऐसा करके लैला किसी और पर एहसान नहीं कर रही थी, बल्कि खुद अपना वो फर्ज पूरा करने जा रही थी जिसे वो यहाँ आकर एकदम से भूल बैठी थी। लैला ने सब समेटकर घड़ी की तरफ देखा तो अभी 8 ही बजे थे। तभी सामने से बूथ वाले ने पुकार कर कहा, अम्मा, अरे ओ अम्मा, लैला मैडम को भेजियो, फोन है उनके लिए। ये सुनकर लैला ने अम्मा की तरफ देखा तो पाया कि वो सोने लगी थी। उसने बिना कोई आवाज किए धीरे से दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकलकर बूथ की तरफ बढ़ गई। जाते हुए उसके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर इस वक्त
किसका कॉल होगा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।